मुफ्तखोर मेहमान। जानिए इस कहानी के द्वारा। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा अपने कक्ष में जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर अपने स्थान पर चली जाती। संयोग से एक दिन अग्निमुक्त नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा और जब जू ने उसे देखा तो उसको आदेश दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी का भी दखल अंदाज सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कोई कम होशियार नहीं था। उसने बोला, देखो मेहमान के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जाता। मैं तो आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। और जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण दे देती है। और फिर वो बोली, ठीक है, तुम रात भर यहाँ रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे नहीं और ना ही उसका खून चूस कर तुम उसे पीड़ा दोगे। तो खटमल बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ ना, कुछ तो दोगी मुझे खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। तो जू बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, लेकिन हाँ, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। तो खटमल बोला, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। और फिर खटमल राजा के शयन कक्ष में आने का उसका इंतजार करने लगा। रात ढलते ही राजा आया, बिस्तर पर लेट कर सो गया। उसे देखकर खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काट कर खून चूसने लगा। इतना स्वादिष्ट खून तो उसने पहली बार चखा, इसलिए वो राजा को जोर जोर से काट कर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में खुजली होने लगी और उसकी नींद उड़ गई। और फिर राजा ने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया और बोला, खटमल को ढूंढ कर मार दो। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के नीचे छुप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों के नजर में आ गई और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। इससे शिक्षा तो यह मिलती है कि अजनबियों पर कभी भी विश्वास ना करें। एक कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। दुल्हन ने विदाई के वक्त शादी से किया इनकार। शादी के बाद विदाई का वक्त था। लड़की अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पापा से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। लड़की ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपने छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक पहुंची और इधर दूल्हा अपने खास मित्रों से बातचीत कर रहा था। तभी वहाँ पे दूल्हे का एक मित्र आकर उसे बोलने लगा, यार अभी यहाँ से निकलते ही सबसे पहले तू वहाँ पहुँचते ही मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा। भाई तेरे ससुराल में तो खाने का मजा ही नहीं आया। तभी पास खड़ा दूल्हे का छोटा भाई बोला, हाँ यार पनीर तो कुछ ठीक नहीं था, और तो और रसमलाई में रस ही नहीं था। ये सारी बातें कर कर दूल्हे के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और इधर दूल्हा भी कम नहीं था। अरे अरे तुम लोग टेंशन मत करो, चलो तो सही 5 स्टार होटल में खाना खा लेना। मुझे भी यहाँ पे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया, रोटी तो गर्म ही नहीं थी। अपने ही पति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर दुल्हन घूंघट में गाड़ी की ओर जा रही थी। वहां से वो वापस मुड़ी और गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर वो अपने पापा के पास पहुंची, अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, और ना ही मुझे ये शादी मंजूर है। ये शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग वहाँ के हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। लड़की के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या है ये किसी को भी समझ में नहीं आया। तभी लड़की के ससुर लड़की के पास आकर बोले, क्या बात है बहू, शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक तुम्हें क्या हो गया। तब तक तो दूल्हे के चेहरे की भी हवाएं उड़ चुकी थी, मानो उसी की तो दुनिया ही लूट रही थी। और दूल्हा और उसके सारे दोस्त दुल्हन के पास आए। सभी ये बात जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर दुल्हन ने मना क्यों किया। दुल्हन ने अपने पिताजी का हाथ पकड़े रखा था। फिर दुल्हन ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। आप जानते हैं कि एक बेटी अपने बाप के लिए क्या मायने रखती है, लेकिन ये बात आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी ही नहीं है। दुल्हन रोते हुए ये बोले जा रही थी, आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए और बारातियों के आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी ने पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे जागकर मेरे माँ के साथ बैठकर योजनाएं बनाते। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा, मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे, और तो और मेरी माँ ने पिछले 1 साल से नई साड़ी तक नहीं खरीदी है क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर आज मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी के 150 रुपए की इस नई शर्ट के पीछे
बनियान में कितने छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया और ना ही अच्छा पिया। बस एक ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रहे। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, मेरे देवर जी को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका ये खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के सम्मान को ठेस पहुंचाने बराबर है। और दुल्हन हाफे जा रही थी। फिर दुल्हन के पिता रोते हुए बोले, लेकिन बेटी इतनी सी छोटी सी बात। दुल्हन ने अपने पापा की बात बीच में ही काटी। ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई पनीर ये सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोल कर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया, और अगर कुछ कमी रही भी तो वो कैटर्स की कमी रही होगी। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रातें रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी, जा पाएगी? जो लोग पत्नी और बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। और फिर लड़की के पिताजी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, अरे पगली, क्यों बात का वतंगड़ बना रही है? मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम है, तू शांत हो जा। तभी दूल्हा आता है और अपने ससुर का हाथ पकड़ता है और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। उसका गला बैठ गया और रो पड़ा। तभी दुल्हन के ससुर आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर की बहुत ही कृपा है कि उसने मुझे बेटी दे दी, और वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को तू माफ कर दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ और मेरी बेटी मुझे लौटा दे। और फिर दुल्हन भी भावुक हो गई और दुल्हन के ससुरो जी बोले, समधी जी, ऐसी बेटी पाकर मैं बहुत गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ। दुल्हन फिर राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भी अपने माँ और पिताजी की आंखें। अपने पिताजी का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, फिर आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई सी दूर परदेश, और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। लड़की कभी पराया धन नहीं होती। कभी हम शादी में जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक पनीर की सब्जी बनाने में उस पिता ने कितना कुछ खोया होगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरों के आंगन को महकाया होगा। खाने में कमियां ना निकाले। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी, रसमलाई पकने में उतना ही समय लगता है जितनी की लड़की की उम्र होती है। ये सब भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, पिताजी के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी के शादी में बनने वाले पकवानों में जो स्वाद कई सपनों को कुचलने के बाद आता है, इन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कदर करें। यह बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो क्षमा करें। और जिसने भी ये कहानी लिखी है उसको दिल से धन्यवाद। एक व्यक्ति का घर शहर से दूर छोटे से गांव में था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं रहता था। उसे लगता था कि शहर की जिंदगी अच्छी है, इसीलिए उसने एक दिन गांव के घर को बेचकर शहर में घर लेने का फैसला किया। अगले ही दिन उसने अपने शहर से दोस्तों को बुलाया जो कि प्रॉपर्टी का काम करते थे। उसने अपने दोस्त से कहा, तुम मुझे ये गांव का घर बिकवा दो और मुझे अपने शहर में अच्छा सा घर दिलवा दो। उसके दोस्त ने घर देखा और बोला, तुम्हारा घर तो इतना सुंदर है, तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें पैसे। तो उस व्यक्ति ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो ये घर इसलिए बेचना चाहता हूँ कि ये घर शहर से बहुत दूर है। यहाँ पर शहर की तरह पक्की सड़कें भी नहीं है, रास्ते उबड़ खाबड़ है, और तो और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं। जब हवा चलती है तो पूरे घर में पत्ते फैल जाते हैं, और ये गाँव पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब तुम ही बताओ, मैं शहर क्यों ना जाऊँ? तो उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है शहर जाना तो मैं तुम्हारा घर बिकवा दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह के समय अखबार पढ़ रहा था तो उसने एक घर का विज्ञापन देखा, और विज्ञापन में लिखा था, शहर की भीड़भाड़ से दूर, पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ, ताजी हवा युक्त एक सुंदर से घर में बसाए अपने सपनों का घर। घर खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उस व्यक्ति को विज्ञापन देखते ही घर पसंद आ गया। उसने घर खरीदने का मन बनाया, और जब उसने उस नंबर पर फोन किया तो हैरान रह गया, क्योंकि ये विज्ञापन उसी के घर का था। यह जानकर वो खुशी से झूम उठा। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और कहा, मैं तो पहले से ही अपने पसंद के घर में रह रहा हूँ, इसलिए तुम मेरा घर किसी को मत बेचना, मैं यहीं रहूँगा। दोस्तों, मैं आपको इस मोटिवेशन स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि अधिकतर लोगों को अपने जीवन से शिकायतें होती है।
वो सोचते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आप ऐसे कभी मत करना। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी जिंदगी दोस्तों के नजरिए से जरूर देखना। अगर आपने कभी भी अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरों से देखा है तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी दूसरों से बहुत ही अच्छी है। ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें। हमारी आजकल की दिनचर्या में कई बार ऐसा होता है, हम बहुत ही गुस्से से झुंझला कर या फिर बस ऐसे ही कुछ कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो सुनिए। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कहा। फिर जब उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। फिर वो संत को अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठे करो और उसे शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तो संत ने कहा, अब जाओ और उसी पंखों को वापस इकट्ठा करके ले आओ। किसान वापस गया तो सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उसे कहा, ठीक ऐसे ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी इन्हें वापस नहीं ले सकते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी कड़वा बोलने से पहले याद रखें, भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए। इंसानी स्वभाव में काफ़ी बार गलतियां हो जाती है और इंसान बहुत ही हर्ट फील करता है, लेकिन माफ़ी मांगने से ये चीज़ें बहुत कम की जा सकती है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वह आप ही को कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो चुप ही रह जाए। एक गांव में एक मंदिर बन रहा था। देश भर से बड़े बड़े शिल्पकार वहाँ आए हुए थे। सभी अपनी अपनी कलाएं कुछ पत्थरों पर आजमा रहे थे। एक कारीगर ने एक पत्थर को बेकार समझकर फेंक दिया। वो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर मजदूर राहगीरों की ठोकरें खाता, इधर उधर होता और उदास मन से देखता रहता कि और तो पत्थर संवर कर मूर्ति का रूप ले रहे हैं और निखर रहे हैं, और मैं अभागा पैरों के नीचे ठोकरें खा रहा हूँ। एक दिन एक राज कलाकार उधर से गुजरा और उसने उस बेकार पत्थर को उठाया, छेनी चलानी आरंभ ही की और देखते देखते कुछ ही घंटों में एक सुंदर सी मूर्ति तराश कर खड़ी कर दी। सबने उसकी बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि आप बहुत ही प्रतिभाशाली हो। एक राह के रोड़े को आपने इतना अच्छा रूप दे दिया। तो कलाकार बोला, मैं तो औरों की तरह ही हूँ। जो पत्थर से प्रकट किया है वह तो पत्थर के अंदर ही है। मैंने तो मात्र पहचाना है और उकेरा है। वैसे ही हम सब के भीतर भी महानतम श्रेष्ठ बनने की संभावना है। कभी कभी जीवन को गढ़ने वाला कोई कलाकार, गुरु मार्गदर्शक मिल जाता है तो हम क्या से क्या बन जाते हैं। सौभाग्य का ये अवसर सबके लिए समान रूप से है। दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, बस उसको तराशने वाला चाहिए।